एपिसोड 61 टू 70। अध्याय 61। सौभाग्य। ग्लोबल वर्ल्ड का इंटरव्यू परसों है, तो कल तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लिवेई ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने कहा, और मुझसे वादा करो तुम इंटरव्यू में दखल नहीं दोगे और मुझे सब कुछ संभालने दोगे। मुझे भी ये सब खुद ही संभालना सीखना होगा, मैं पूरी जिंदगी तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। उसने जिद से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वह उस पर हंसा। ठीक है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। अब इस बारे में बात नहीं करते, जाने का समय हो गया है और हमें जी मैंशन में डिनर के लिए भी जाना है, याद है? उसने उससे पूछा। उसने बिना किसी दिलचस्पी के जवाब दिया। तो फिर चलो पहले घर चलें और फिर हम जी मैंशन चलेंगे, उन्होंने कहा। उसने सिर हिलाया, फिर वह उठा और उसका हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। उनकी बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं था। उधर जी शिनई पहले ही जी मैंशन जा चुकी थी। सुबह की घटना की वजह से उसे आधा दिन लग गया था। वह बहुत परेशान और गुस्से में थी। वह पापा से इसकी शिकायत करना चाहती थी और चाहती थी कि पापा उसे हर बार की तरह डांटें। जी हवेली, लिविंग रूम में जी रुक्सी जी रोन के साथ चाय की चुस्की ले रही थी, जो अपनी बेटी की वजह से जल्दी आ गई थी, जो उससे बात करना चाहती थी। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वह जानता है कि उसकी बेटी दुखी है और वह अपनी राजकुमारी को परेशान नहीं देख सकता। इसलिए उसने अपनी सारी मीटिंग रद्द कर दी और जल्दी घर आ गया। शिनई अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए उसने नहा धोकर अपनी पत्नी के साथ चाय की चुस्कियां लीं। उन्हें पता है कि आज मिंग भी लिवेई के साथ रात के खाने पर आ रहा है, इसलिए रुक्सी ने शिनई के पसंदीदा कई व्यंजन बनाए हैं क्योंकि वे लिवेई के बारे में नहीं जानते। और हाँ, उसे मिंग के पसंदीदा व्यंजन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उस कुतिया के लिए ये सब क्यों बनाएगी? वह लिवेई को प्रभावित करना चाहती थी और मिंग को नीचा दिखाना चाहती थी ताकि वे जल्दी से एक दूसरे को तलाक दे सकें और वे शिनई से शादी का प्रस्ताव रख सकें। उन्हें पहले से ही पता है कि लिवेई उससे तलाक लेना चाहता है और उसने तलाक के कागजात भी तैयार कर लिए हैं। और कुछ दिन हो गए हैं उसे कोमा से उठे हुए, लेकिन उनके तलाक की कोई खबर नहीं है। जरूर वो कमीनी होगी जो उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो उससे चिपकी हुई होगी। काश वो कुतिया मर जाती। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो न उठे। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर लाचार थे, पर वो ऐसे कैसे जाग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन सी महाशक्तियां उसे इतना सौभाग्य दे रही हैं? मैडम, यंग मिस आ गई हैं। एक नौकरानी जी रुक्सी को शिनई के आने की खबर देने आए। रुक्सी ने जब ये सुना तो उसने कर्मचारियों को उसके लिए नाश्ता तैयार करने का निर्देश दिया। उसे भूख लगी होगी, वह हमेशा बहुत मेहनत करती है और यह पहली बार था जब वह जल्दी आई थी, इसलिए वह उसके साथ और समय बिताने के लिए उत्साहित थी। जब जी शिनई अंदर आई तो रुक्सी ने सोचा कि वह उसके साथ समय बिताना चाहती है, इसलिए जल्दी आ गई। उसने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह जीरोन के पास गई और एक बच्चे की तरह रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर रुक्सी और जीरोन घबरा गए। वे अपनी नन्ही राजकुमारी को रोते हुए नहीं देख सकते थे। वह उनका खजाना थी जिसे संभालना जरूरी था। जीरोन को हमेशा जी शिनई के लिए बुरा लगता रहा है। शिनई उसकी सगी बेटी थी, लेकिन वह ये बात सबको नहीं बता सकता। और अगर यह बात बाहर आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। सबकी नज़र में वह सिर्फ उसकी सौतेली बेटी है और वह अपनी सौतेली बेटी के साथ अपनी सगी बेटी से बेहतर व्यवहार करता है, लेकिन सच तो यह है कि वह भी उसकी सगी बेटी ही थी। जीमिंग ने शिनई को नीचा दिखाने के लिए कई बार इस बात का इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि रुक्सी और जिन्नी की शिकायतों के कारण वह जिन्नी मिंग के प्रति कड़वा हो गया और उससे इतनी नफरत करने लगा कि अब उसे जिन्नी की खुशी की परवाह भी नहीं रही। उसने उसे कई बार मारा भी क्योंकि शिनई मिंग की शिकायत करती रहती थी, लेकिन तकनीकी तौर पर यह शिकायत नहीं है। उसने बस दया दिखाने की कोशिश की और जीरोन के सामने मिंग की हरकतों को सही ठहराने की कोशिश की। बड़ी बहन सही कह रही है, वह अपने पिता की सौतेली बेटी है और उसे जवान लड़की जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि यही वो शब्द थे जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। और उसने अपना सारा गुस्सा जी मिंग पर उतार दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जी शिनई की अपनी जैविक बेटी होने की पहचान छिपाना उसकी कायरता है, बल्कि उसने बेशर्मी से सारा दोष जी मिंग और उसकी मां पर डाल दिया। वह अपनी बदकिस्मती के लिए उन्हें दोषी ठहराता है और यही वजह है कि उसकी बेटी को इतना दुख सहना पड़ा। लेकिन वह भूल जाता है कि जी मिंग भी उसकी बेटी है और उसने ही पैसों के लिए अपनी मां से शादी की थी। वह उसके पास नहीं आई और जब मिंग ने उसे अपनी मालकिन से उसकी मां के साथ हुए धोखे के बारे में बात करते सुना तो उसने अपने दादा को उसे ले जाने के लिए बुलाया। उसी समय उसके दादा उसे ले जाने आए और गुस्से में जीरोन ने जी मिंग से नाता तोड़ लिया क्योंकि उसने अपने दादा को सब कुछ बता दिया था। उस समय भी वे इतने बेशर्म थे कि जी मिंग को इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। इसीलिए वह अपने परिवार से बेहद नफरत करती थी। अध्याय 62। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जब शिनई जीरोन की गोद में रोने लगी तो वह और शिनई रुक्सी घबरा गए। वे अपनी बच्ची को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकते थे। शिनई घबरा गए और पूछा, क्या हुआ शिनई, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उसे इस तरह रोते देखकर वह बहुत चिंतित हो गए। अगर किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया होता तो वह उस व्यक्ति को मार भी सकता था ताकि उसकी बच्ची इस तरह रोए। शिनई ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो। आखिरकार उसके लिए तो उसकी प्रतिष्ठा ही मर गई। अगर उसकी मां मर गई होती तो वह इतना नहीं रोती, लेकिन वह ऐसे रो रही थी जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। दयनीय रूप से रोते हुए उसने आखिरकार कहा, पिताजी, मैं अब ऑफिस नहीं जा सकती। आज बहन ने ऑफिस में मेरा अपमान किया। अब सब कह रहे हैं कि मैंने अपने जीजा को बहकाया। पिताजी, मैंने बहन का क्या बिगाड़ा है जो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है?
जब उसने लीवेई को मुझसे छीना था तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह मेरी इज्जत इस तरह क्यों खराब कर रही है? अगर यह बात ऐसे ही चलती रही तो मैं भविष्य में शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। लोग मुझे पहले से ही जी परिवार की सौतेली बेटी कहते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको बड़ी बहन से छीन लिया। मैं ऐसे नहीं रह सकती पिताजी। उसने ये सब सिसकते हुए कहा। उसकी हालत देखकर जीरोन को उस पर बुरा लगा और साथ ही वह जी मिंग पर गुस्सा भी हुआ। वह ऑफिस में शिनई की छवि कैसे खराब कर सकती थी? ऐसी अफवाहें जानलेवा हो सकती हैं और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। बाद में कोई भी प्रतिष्ठित परिवार उसे अपने साथ नहीं रखेगा। अगर कोई उससे शादी नहीं करता तो वह लीवेई को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मना लेता। आखिरकार इसमें शामिल होने की वजह से उसका नाम खराब हो ही गया। और जीरोन हमेशा सोचता था कि लीवेई हमेशा शिनई को पसंद करता था, लेकिन उसने अपने दादा की वजह से शिनई से शादी की। बेशक यह एक कहानी है जो शिनई ने खुद गढ़ी है। वह हमेशा उसे यकीन दिलाती है कि लीवेई उससे प्यार करता है, लेकिन अपने दादा को मना नहीं कर पाता और उस बदचलन औरत से शादी कर लेता है। जी रुक्सी भी बहुत गुस्से में थी। वह चिल्लाने लगी, जीरोन देखो तुम्हारी बेटी ने हमारी शिनई के साथ क्या किया है। उसने उसे घर तोड़ने वाली कहने और ऑफिस में अफवाहें फैलाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता है कि ऑफिस में बदमाशी कितनी गंभीर हो सकती है? हमारी शिनई डिप्रेशन में जा सकती है। हमें इस मामले को जल्दी से सुलझाना होगा और उस कुतिया को पूरे ऑफिस के सामने शिनई से माफ़ी मांगनी होगी और अपने शब्द वापस लेने होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह उस कुतिया को अपनी बेटी को घर तोड़ने वाली कहने नहीं दे सकती जैसे उसकी माँ उसे कहती थी। वह अपनी बेटी को मिसेस जिन बनाएगी और वह कुतिया कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि मिसेस जिन के बिना वह कुछ भी नहीं है। अब जीरोन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने शिनई की पीठ थपथपाई और उसे शांत करने की कोशिश की। बेटी शांत हो जाओ और पापा को आज जो कुछ हुआ सब बता दो। उसने उसे सोफे पर बिठाया और उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर शिनई ने पूरी कहानी इस तरह से समझाई कि मानो सारी गलती मिंग की ही हो और उसी ने पूरे ऑफिस के सामने उसका अपमान किया। लीवेई ने भी कुछ नहीं कहा। मिंग ने ज़रूर उसके बारे में उससे कुछ कहा होगा। मिंग कैसे लीवेई और पूरे ऑफिस के सामने उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही थी। उसने पूरी कहानी को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि खुद ही शिकार बन गई। और ये सारी अफवाहें शिनई मिंग की वजह से फैली थीं। जीरोन गुस्से से भर गया और उसने चाय का कप मेज पर फेंकते हुए कहा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसे आज रात घर आने दो। मैं उसे तुमसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी बन रही है। वह लोगों को खुश नहीं रहने देती। वह हमेशा अपने बारे में सोचती है। उसने पहले तुमसे तुम्हारा प्यार छीना और अब तुम्हें घर तोड़ने वाली कह रही है। वो कुतिया। जी रुक्सी ने भी सिर हिलाया। उसने आगे कहा, वो हमेशा हमारी शिनई को चोट पहुंचाती है। स्कूल में भी वो सबके सामने शिनई को अपनी सौतेली बहन बताकर बेइज्जत करती है और यंग मिस्सी जैसा दिखावा करती है। उस घटना की वजह से सब हमारी शिनई को नीची नज़रों से देखते थे। बेचारी बच्ची। काश मैं उसे विदेश ले जाती तो उसे ये सब बेइज्जती न सहनी पड़ती। उसने सिसकते हुए कहा। उसकी अदाकारी भी शिनई से कम नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मासूम सी सफ़ेद फूल बनने का नाटक करने में बिता दी है। यही वजह है कि शिनरोंग उससे प्यार करता है, क्योंकि वो इतनी नाजुक होने का नाटक करती है कि मर्दों की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति भड़क उठती है। उसे कमज़ोर देखकर वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं और इससे उनके तथाकथित अहंकार को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए उसे जीमिंग की माँ कभी पसंद नहीं आई। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला थी। वह सब कुछ खुद करना पसंद करती थी और उसके आसपास उसे कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि उसका आभामंडल और आकर्षण बहुत प्रबल था और वह हमेशा खुद को उससे कमतर समझता था। और रुक्सी यह बात अच्छी तरह जानता था। वह हमेशा उससे अपनी मनचाही हरकतें करवाने के लिए यही हथकंडे अपनाती थी। उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है। शिनई मजबूत और स्वतंत्र थी, लेकिन लिवेई के सामने वह कमज़ोर और असुरक्षित हो गई। वह उसे दिखाना चाहती है कि वह उसके साथ खड़ी होने में सक्षम है, लेकिन उसे अपनी रक्षा के लिए भी किसी की ज़रूरत है, और वह। जी रुक्सी की बातें सुनकर जीरोंग ने अपराधबोध भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं डार्लिंग, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। यह उस कुतिया का दोष था जो खुद को बहुत ऊंचा और शक्तिशाली दिखाती है। जीमिंग हमेशा से एक बदतमीज़ लड़की थी और वही हमारी शिनई को परेशान करती है। और उसके व्यवहार की वजह से क्या मैंने उससे नाता नहीं तोड़ लिया था? और अब जब हमने उसे लिवेई के साथ डिनर पर बुलाया है तो हम लिवेई को दिखा सकते हैं कि वह कितनी कृतघ्न और बदतमीज़ लड़की है। और जबकि हमारी शिनई इतनी पढ़ी लिखी और संस्कारी है, जब उसे उसका असली चेहरा दिखाई देगा तो वह उसे तलाक दे देगा। तब मैं उस कुतिया को उसकी असली जगह दिखाऊंगा। अध्याय 63 अलविदा। जीरोंग की बातें सुनकर शिनई शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने सोचा, जीमिंग तुम जरा रुको। तुमने मुझे जो दिया है मैं तुम्हें उसका 10 गुना दूंगी। देखना है तुम अपने पिता के क्रोध के सामने अब भी कैसे टिक पा रही हो। अपने पिता के सामने उसने रोते हुए सिर हिलाया। जीरोंग ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, शिनई अब रोना बंद करो और कुछ खाओ, फिर आराम करो। तुम थक गई होगी। चिंता मत करो, पिताजी सब संभाल लेंगे, अब बस आराम करो। जी रुक्सी ने भी अपने पति की बात पर सिर हिलाया। शिनई उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसने अपना काम पूरा कर लिया है, अब उसे लिवेई से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होना है। कार में। ऑफिस से निकलने के बाद लिवेई और मिंग अपने घर जाते समय अपनी कार में बैठे। मिंग खिड़की से बाहर देख रहा था और लिवेई अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वह खिड़की पर सो रही थी। वह हंस पड़ा। जब ऑफिस में झपकी ले ली थी तो अब तक कैसे सो सकती थी?
उसने उसकी तरफ देखा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके गाल गुलाबी लाल थे और होंठ ऐसे उभरे हुए थे कि वह चूमना चाहता था। उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा। फिर उसका सिर अपने कंधों पर रख लिया। वह आराम से सोने के लिए तैयार हो गई। वह उसे देखकर मुस्कुराया। मिंग चैन से सो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी भौहें तनने लगीं। लीवेई समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसा सपना देख रही है। डॉट 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 वह एक सपने में थी। उस सपने में उसने एक लड़की को देखा जो बड़े बिस्तर पर थी, और वह लड़की झाओ मिंग है। वह महल में थी, अपने कक्ष में। वह उसे देख रही थी जो बिस्तर पर लेटी थी, बेजान पीला चेहरा। उसकी नौकरानी लिशिक, जिसे वह अपनी सहेली मानती थी, उसके बिस्तर के पास रो रही थी, और डॉक्टर उसकी नब्ज जांच रहे थे। वह भी वहां था। मुझे झाओ मिंग को देख रहा था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा वाली नफरत नहीं, बल्कि कोमलता और प्यार था जो उसने उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा था। वह उसके पास गई, लेकिन वह उसे देख नहीं पाया। वह उसके सामने थी, लेकिन उसके लिए वह बस हवा जैसी थी। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। अब वह उससे नफरत कर सकती थी, लेकिन एक वक्त था जब वह उसकी जिंदगी था। वह हमेशा चाहती थी कि वह उसे प्यार और कोमलता से देखे, लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया तो उसकी आंखें उसके प्रति कोमलता दिखा रही थीं। उसने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार करते करते मर गई। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम क्यों नहीं आए? तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? उसने रोते हुए पूछा। वह उसे देख रही थी, लेकिन वह उस लड़की को देख रहा था जो उसके सामने बिस्तर पर लेटी थी। वह रो रही थी और सिसक रही थी, लेकिन वह उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। फिर वह पीली झाओ मिंग की ओर बढ़ा और उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने झाओ मिंग की ओर देखते हुए धीरे से कहा, उठो मिंग। देखो, तुम्हारा चेंग तुम्हें देखने आया है। मुझे माफ़ करना मिंग, तुम पर विश्वास न करने के लिए, तुम्हें महल में अकेला छोड़ जाने के लिए, तुम्हारी मुस्कान छीन लेने के लिए मुझे माफ़ करना। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शाही डॉक्टर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसे अपने सामने इस तरह देखकर उसका दिल बैठ गया। पहली बार उसने उसे इतने आत्मीयता से बुलाया था। वह सोच रही थी, वह पहले क्यों नहीं आया? मैं तो सब कुछ भूल ही जाती अगर तुम पहले आ जाते। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ मुट्ठियों में बदल गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपने अपनों को अपने सामने रोते देखना कितना दर्दनाक होता है, और आप कुछ नहीं कर सकते, चाहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। चेंग, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं तुम्हारे पास होती, लेकिन तुमने अपना मौका गंवा दिया। जब मैं तुम्हारे पास थी तब तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दुनिया के उस पार लिवेई उसका इंतजार कर रहा था और यहाँ वह उसके सामने था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस पर दोबारा भरोसा कर पाएगी या नहीं। वह उलझन में थी। उसी समय उसने एक आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। मिंग, मिंग, उठो मिंग। गहरी आवाज़ सुनकर वह जानती है कि वह कौन है। उसने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बुदबुदाई, मुझे लगता है कि साथ रहना हमारी किस्मत में नहीं था। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए काफ़ी नहीं था। अब जब तुम आ ही गए हो तो मुझे जाना होगा। चलो, किस्मत को दोष देते हैं जिसने हमारे साथ खेल खेला। अलविदा चेंग, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मुझे भूलना मत, वरना मैंने तुम्हारे लिए जो भी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगी। मेरी मौत बेकार हो जाएगी। कम से कम इतना तो याद रखो कि झाओ मिंग नाम की एक लड़की थी जो तुमसे बेहद प्यार करती थी और तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कम से कम मैं तुमसे इतना सम्मान तो पाने की हकदार हूँ। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा। आधुनिक दुनिया में आने के बाद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी अपने पिछले जन्म में वापस आएगी और उसे देखेगी, उसका हाथ थामे हुए। यही वो चीज़ थी जिसकी उसे जिंदगी भर सबसे ज्यादा चाहत थी, वो था उसका प्यार। लेकिन अब वो बदल चुकी है। वो अपनी सारी उदास यादें और वो प्यार छोड़ चुकी है जिसने उसे बेइंतहा दर्द दिया था। यही उसकी मौत की असली वजह थी। वही वजह थी। वो महल में रहती थी, लेकिन वो कभी उसके पास नहीं आया। उसने आह भरी। उसने फिर से आवाज़ सुनी जो उसे मिंग मिंग कह रही थी। वह आवाज़ की ओर गई और दरवाजे से एक रोशनी आती देखी। वह दरवाजे की ओर गई और उसे पार कर गई। जब वह उसे पार कर गई तो चुभती हुई तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। डॉट 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 जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी नज़र उसकी गहरी आंखों से मिली, जो उसे चिंतित भाव से देख रही थी, जो उसे ही देख रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे आहत और लालसा भरे भाव से देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अध्याय 64, एक दुखद सपना। जब मिंग उसके कंधे पर सो रही थी तो वह मुस्कुरा रहा था और उसे देखता रहा। उसने ड्राइवर से भी कहा कि गाड़ी धीरे चलाए ताकि उसकी नींद में खलल ना पड़े। उसने देखा कि कोमा से जागने के बाद वह जल्दी थक जाती है। उसने सोचा कि यह कोमा से जागने का साइड इफेक्ट होगा, लेकिन सोते हुए भी वह भौहें सिकुड़े रही। उसे लगा कि वह कोई बुरा सपना देख रही है, इसलिए उसने अपने हाथों से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये बस एक सपना है। उसने उसके माथे की झुर्रियों को हल्का करने के लिए ऐसा कहा। थोड़ी देर बाद वह सोते हुए रोने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बहुत दयनीय भाव से रो रही थी। वह चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। उसने उसके चेहरे पर थपथपाने की कोशिश की और उसका नाम पुकारकर उसे जगाने की कोशिश की। मिंग, मिंग, उठो। वह बार बार यही कहता रहता है और उसके चेहरे पर थपथपाता रहता है। वह चाहता है कि वह इस बुरे सपने से जाग जाए।
वह उसे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता, चाहे वह सपने में ही क्यों न हो। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों में दिल तोड़ने वाला और दर्द भरा भाव था। डॉट 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 जब मिंग ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी नज़र उसकी गहरी काली आंखों पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह उस एहसास से उबर नहीं पा रही थी जो उसने अभी अभी महसूस किया था। उसे नहीं पता कि इस दुनिया में उसका आना सही था या नहीं, लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन था कि उसे इस आदमी से अपने सामने मिलने का कोई पछतावा नहीं है। वह नहीं जानती कि उसके साथ उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन था कि उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। लीवेई ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? क्या इसीलिए रो रही हो? उसने चिंतित होकर उसकी आंखों में देखते हुए और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए पूछा। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, फिर वह उसके आलिंगन में सिमट गई और उसे गले लगा लिया। मुझे नहीं पता कि यह बुरा सपना है या अच्छा। ये बस एक दुखद सपना है। मैं खुश थी, पर यह मुझे दुखी भी करता है। उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। उसका चेहरा उसकी छाती से लगा हुआ था। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वह पूरी तरह खुश नहीं थी। बस एक खालीपन सा एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने उसकी तरफ देखा। वह उलझन में था क्योंकि उसने कभी कोई दुखद सपना नहीं सुना था। वह बुरे या अच्छे सपने के बारे में तो जानता था, लेकिन दुखद सपना क्या होता है? उसने उलझन से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ न कहने का फैसला किया। वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसने बस उसे कसकर गले लगाया और अपनी ठुड्डी उसके सिर पर रख दी। यह एक बहुत ही सुकून भरा पल था। वे काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। तभी ड्राइवर ने बताया कि वे पहुंच गए हैं। मिंग उसके आलिंगन से छूट गई। वे दोनों साथ साथ घर के अंदर गए। लीवेई ने यूमेई को मिंग के लिए एक गिलास पानी लाने का आदेश दिया। वह उसे शांत करना चाहता था। मिंग, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक न हो तो क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? उसने चिंतित होकर पूछा। उसे पता है कि वह 3 महीने तक कोमा में रही थी और सपनों में रोती रहती थी। क्या ये कोमा में होने की वजह से है या कुछ और? मिंग ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ लिवेई, ये सिर्फ एक सपना है। बुरा सपना देखने पर लोगों का रोना सामान्य बात है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और अब मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, उसने उसे आश्वस्त किया। फिर लीवेई ने समय देखा। मिंग, क्या हमें आज का प्लान रद्द कर देना चाहिए? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें इस हालत में उन लोगों का सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं गू शाओ को फ़ोन करके उन्हें बता दूंगा। अपनी बात पूरी करते हुए उसने जेब से फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन करने ही वाला था कि मिंग ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। लीवेई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था न कि मैं ठीक हूँ। हम आज जी मैंशन जाएंगे, जैसा कि योजना बनाई गई थी। तो ऊपर जाओ और तैयार हो जाओ। ठीक है, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन मिंग, लिवेई ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, लेकिन बस जाओ और तैयार हो जाओ। बात यहीं खत्म। ये कहते हुए उसने ऊपर उनके कमरे की तरफ अपनी उंगलियां दिखाते हुए उसे जाने को कहा। उसने उसके व्यवहार को देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझे आदेश दे रही हो? वह जानता था कि वो उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वह चुपचाप उठा और अपने कमरे की ओर चला गया। जब वह चला गया तो मिंग ने आह भरी। यह आदमी तो बच्चों जैसा जिद्दी है। इससे कुछ भी करवाना बहुत मुश्किल है। डॉट 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 थोड़ी देर बाद मिंग तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए। उसने सफ़ेद रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर तक थी। ये लेस वाली ड्रेस थी और उसके कर्व्स पर बिल्कुल जंच रही थी। उसने इसके साथ लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, सफ़ेद सैंडल के साथ, और हाथों में सिल्वर क्लच था। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो लीवेई सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे सफ़ेद पोशाक में देखा। उसके काले बाल खुले हुए थे। वह बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। वह उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वह सोच रहा था, शादी के जोड़े में वह कैसी दिखेगी। अब वह उसके साथ एक औपचारिक शादी करना चाहता था, जिसमें वह शादी का गाउन पहनेगी और वह टैक्सीडो पहनेगा। वे दोनों साथ साथ गलियारे में चलेंगे। उन पर लाल और सफ़ेद फूल गिरेंगे। उनका परिवार उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ मौजूद होगा। वह एक खुशी का दिन होगा जब वह गर्व से सबको बता सकेगा कि वह उसकी औरत है। वह उसे स्तब्ध भाव से देखता रहा। मिंग ने उसकी निगाहें देखीं और हंस पड़ी। यह आदमी बहुत ही प्यारे रिएक्शन देता है। वह सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसकी ओर बढ़ी। वह अभी भी स्तब्ध था। वह खिलखिलाई और फिर उसने उसके सामने हाथ हिलाकर उसे उसकी तंद्रा से जगाया। वह अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं इस तरह व्यवहार करके ज़रूर बेवकूफ़ लग रहा था। वह बहुत शर्मिंदा था। अध्याय 65। चलो बेब। जब लिवेई ने देखा कि उसकी नज़र उस पर है तो अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने खांसना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहता था कि वह ये सोचे कि वह उसके प्यार में पागल हो गया है। वह भी अपना ठंडा और घमंडी व्यवहार बनाए रखना चाहता है। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें तैयार होने में इतनी देर क्यों लगी? देखो, तुम्हारी वजह से हमें देर हो गई है, उसने घमंड से कहा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ एक नज़र देखने लगा। मिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह खिल्ली उड़ाई। यह आदमी कितना अजीब है। एक पल तो बहुत भावुक हो जाता है और दूसरे ही पल बेरुखी का नाटक करने लगता है। और फिर मर्द कहते हैं कि औरत को कोई नहीं समझ सकता, मानो उन्हें समझने के लिए कोई मैनुअल हो। उसने खिल्ली उड़ाई। उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और यूमेई से पूछा कि क्या उसने वह सब कुछ तैयार कर लिया है जो उसने उसे बताया था। यूमेई ने सिर हिलाया। लिवेई ने असमंजस में उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने उसे क्या तैयार करने को कहा था? वह उलझन में था। वह उसके मन की बात समझ नहीं पा रहा था।
उसने उसकी तरफ देखा और कहा, हम डिनर पर जा रहे हैं, है ना? और बहुत समय हो गया है जब मैं अपने घर नहीं गई, इसलिए मैंने उसे उनके लिए कुछ तोहफे खरीदने को कहा था। आखिर हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते, है ना? उसने भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। उसने उसे हंसी से देखा। ये तो हैरानी की बात है कि वज़ी परिवार से मिलने आई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वह उनके लिए कोई तोहफा ला रही है। उनके रिश्तों को देखते हुए उनका रिश्ता ऐसा नहीं है कि वे औपचारिकताएं पूरी कर सकें। उसने उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। फिर वे कार में बैठे और जी हवेली की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जी हवेली। जी रुक्सी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वे सभी उत्साहित थे कि लिवेई ने उनके खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये पहली बार था जब वह उनके घर आ रहा था। चूंकि जी रोंग ने जी मिंग से अपने संबंध तोड़ लिए थे, इसलिए जिन लिवेई भी उनसे मिलने कभी नहीं आया, तो लीवेई को बुलाने के लिए उन्हें जी मिंग को भी बुलाना पड़ा। हालांकि वे उस दुष्ट से दिल से नफरत करते थे, लेकिन लीवेई का ध्यान खींचने के लिए वे उसे बर्दाश्त कर सकते थे। उनके आने का समय हो गया था। जी रोंग लिविंग रूम में आया और जी रुक्सी से पूछा, शीशिनई कहाँ है? उसने अपना कॉलर सीधा करते हुए पूछा। जी रुक्सी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोली, वो तैयार हो रही है, आखिरकार आज उसे सुंदर दिखना ही है। मुझे यकीन है आज जी मिंग उसके सामने कुछ भी नहीं होगी। जी रोंग ने सिर हिलाया। उस समय जी शिनई तैयार होकर नीचे आए। उसने अपनी माँ की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, माँ ऐसा मत कहो। मैं अपनी तुलना अपनी बहन से कैसे कर सकती हूँ? वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है, इसलिए लिवेई ने उसे मुझसे ज़्यादा चुना। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने भौहें चढ़ाईं और सिर झुकाकर ज़मीन की ओर देखा। उसकी बातें सुनकर जी रोंग भौंचक्का हो गया। क्या कह रही हो शिनई? तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बदचलन लड़की तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी खूबसूरती तो नकली है, लेकिन तुम अलग हो, तुम अंदर और बाहर से खूबसूरत हो। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी शिनई ने सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान मासूम और खूबसूरत है। ये किसी भी मर्द का दिल जीत सकती है। देखने में तो वह सबसे मासूम लड़की लगती है, लेकिन उन्हें इस मासूमियत के पीछे छिपे शैतान का अंदाजा नहीं है। तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई अंदर आए और जी मिंग के आने की खबर दी। जी रुक्सी और जी शिनई ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दी। वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझ रही थीं। बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के मन की बात समझने के लिए बस एक मुस्कान ही काफ़ी है। एक कहावत है, शैतान शैतान को अच्छी तरह समझता है। और वह कहावत मैंने ही दी थी। आंख मारना। जी रोंग उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। जी रुक्सी और शिनई भी उसके पीछे पीछे आईं। जब लीवेई और मिंग अंदर आए तो उन्होंने तीनों को अपनी ओर आते देखा। लीवेई ने उसे पकड़ लिया जो उसके बाएं हाथ से जुड़ा था और थपथपाकर उसे यकीन दिलाया कि वह वहाँ है। मिंग उसके इस इशारे पर मुस्कुराए और उसके हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। जब जी रोंग ने लीवेई को देखा तो वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने उनकी बाहें जुड़ी देखीं तो उसकी भौहें तन गईं। बाकी दो शैतानों के चेहरों पर भी यही भाव थे, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी मिंग ने बाकी दोनों के चेहरों पर बदलते भाव देखे और मन ही मन हंस पड़ी। इतनी परवाह तो उन्हें अपनी मासूम छवि की है। जी रोंग ने जी मिंग का उपहासपूर्ण चेहरा देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने उसे अनदेखा किया और लिवेई के पास चला गया। स्वागत है मिस्टर जिन, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी ने आज के खाने की सारी तैयारी कर ली है। उसने जी मिंग की तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर लीवेई का चेहरा उतर गया। उसने मुड़कर मिंग की तरफ देखा, लेकिन वह बिना किसी दिलचस्पी के वहीं खड़ी थी। वह मुस्कुराया। उसका ये बेपरवाह व्यवहार उसे बहुत आकर्षक लग रहा है। जी रोंग ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर जिन कृपया अंदर आइए। हम यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। अपने आप को घर जैसा महसूस कीजिए। लीवेई वहीं जड़वत खड़ी रही, फिर मिंग की तरफ देखा और बोली, चलो बेब। उसने सहजता से उससे कहा। बेब शब्द उसके मुंह से इतनी सहजता से निकला था जैसे वह उसे आमतौर पर ऐसे ही बुलाता हो। जी मिंग ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखा और शर्मा गई। उसने अपने गालों को हाथों से पकड़ा और सोचा, यह आदमी कितना अजीब है। यह मुझे ऐसे कैसे बुला सकता है? आह, ये कितनी शर्मनाक बात है। शर्म से उसके गाल फूल गए। वह मुस्कुराया, लेकिन उनके पीडीए की वजह से कुछ लोगों को उनके रिश्ते को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी। जब जी शिनई ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बांध लिया। वह कब से उसे बेब कहने लगा। जी मिंग फिर शिनई की ओर मुड़ी, उसका सावला चेहरा देखकर मुस्कुराए। उसने लीवेई के साथ खेलने का मन बनाया और कहा, तो चलो। तुम पहली बार मेरे घर आए हो, है ना? आओ, मैं तुम्हें घुमाती हूँ। ये कहते हुए उसने उसे अपने साथ अंदर खींच लिया और तीनों को बाहर ही छोड़ दिया। सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसने कहा, उसका घर? क्या उसे लगता है कि यह अब भी उसका घर है? वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे यूं नज़रअंदाज करने की? इस लड़की में ज़रा भी शिष्टाचार नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। उसने मन ही मन सोचा। फिर वह अंदर चला गया। बाकी दो ड्रामा क्वीन भी उसके पीछे पीछे चली गईं। वे अपनी तरह नहीं चल सकती, उन्हें अपना गुस्सा शांत करना होगा। उनकी छवि ज़्यादा ज़रूरी है। उस कुतिया को संभालना इतना मुश्किल नहीं है। वह बस उनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज वे भी अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिखाएंगी। अध्याय 66। मेरे कार्यालय में मुझे धमकाया नहीं जा सकता। जब जी मिंग ने लीवेई को घर के अंदर खींचा तो वह गौर से देखने लगी। हालांकि उसे इसकी कुछ यादें हैं, लेकिन यह उसकी यादों से अलग है। उसने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि जी मिंग विदेश जाने के बाद से इस घर में नहीं आई है। और अब यह अलग है। ये वही रुक्सी होगी जिसने सब कुछ बदल दिया है।
हालांकि उसे इससे कोई लगाव नहीं है, फिर भी अपनी यादों से वह महसूस कर सकती है कि जी मिंग को विदेश में रहते हुए इस घर की कितनी याद आई होगी। आखिरकार यही तो वह अपनी माँ के साथ पली बड़ी है। इस घर में उसकी माँ के साथ उसकी यादें हैं, और क्योंकि वह उसके शरीर में थी, वह उस दर्द को महसूस कर सकती है जो जी मिंग को होता अगर वह यहाँ होती। लीवेई ने मिंग की तरफ देखा, जो घर में इधर उधर देखने में व्यस्त थी। उसने उसकी आंखों में दर्द महसूस किया। उसने उसे आश्वस्त करने के लिए उसकी पीठ थपथपाए। वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी नज़र उसकी गहरी गहरी आंखों से मिली। उसने उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। वह भी मुस्कुराए और अपनी भावनाओं को सामान्य कर लिया। उसके हाव भाव फिर से शांत और उदासीन हो गए। तभी उसने तीनों को लिविंग रूम में आते देखा। उसने घमंड से उन पर मुस्कुराकर अपने बाल पीछे झटक दिए। फिर उसने लीवेई को खींचकर सोफे पर बिठा लिया। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे घर की मालकिन वही हो। वह सोफे पर एक दूसरे पर पैर रखे बैठी थी। उसका आभामंडल बदल गया था। अब वह पहुंच से बाहर लगती थी। उसका व्यवहार देखकर जीरोंग अधीर हो रहा था। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लीवेई के सामने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वह उसके साथ अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा था। उसने सोचा, वह अपने दादा की वजह से ऐसा कर रहा है। इस जी मिंग ने ज़रूर अपने दादा से शिकायत की होगी और उन्होंने ही उसे ऐसा व्यवहार करने की हिदायत दी होगी। हाँ, यही वजह होगी। फिर से उसकी कल्पना हकीकत पर हावी हो गई। वह यकीन ही नहीं करना चाहता कि लीवेई जी मिंग को पसंद कर सकता है। जब लीवेई और मिंग सोफे पर बैठे तो बाकी लोग भी अपनी जगह ढूंढकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। बीच में मिंग और लीवेई बैठे थे। लीवेई के बगल में शिनाई भी एक सोफे पर बैठ गई, और शिनाई के सामने जीरोंग और रुक्सी बैठे थे। शिनाई मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह लीवेई के बगल में बैठी थी, लेकिन तभी उसने बगल में खड़ी मिंग को देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसे उस लड़की से नफरत थी। आज उसने सब कुछ किया, फेशियल, ब्लीच, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके सामने सुंदर दिखना चाहती थी। पहली बार वो उसके घर आ रहा था। उसकी ड्रेस भी महंगी थी। उसने इस मौके के लिए खास तौर पर एक ड्रेस खरीदी थी। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके कर्व्स को और निखार रही थी। उसे लगा कि वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने इस ड्रेस को अपनी महंगी एक्सेसरीज के साथ पेयर किया था, लेकिन जी मिंग ने तो बस एक साधारण सफ़ेद लेस वाली ड्रेस पहनी हुई थी और एक्सेसरीज भी ज़्यादा महंगी नहीं थी। बस उसकी लाल लिपस्टिक ही किसी भी मर्द को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की इतनी सुंदर कब से हो गई? डॉट डॉट डॉट। जी रोंग ने जी मिंग की तरफ देखा, जो उन्हें अनदेखा कर रही थी और अपने नाखूनों से खेलने में व्यस्त थी। उसने सोचा कि इस कुतिया ने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की। उसने उसकी तरफ देखा और आरोप लगाते हुए कहा, शी मिंग, ये कैसा रवैया है कि तुम अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करती? ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और क्या तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? वह लीवेई के सामने उसे एक बेवफा और बदतमीज बेटी दिखाना चाहता था, ताकि वह उसे घिनौना समझे और जल्द से जल्द उसे छोड़ दे। मिंग ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लीवेई ने भी उसे ठंडी निगाहों से देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिंग ने उसे शांत करने के लिए उसका हाथ दबा दिया। वह समझ गया था कि वह खुद ही इससे निपटना चाहती है। उसने खुद को शांत किया और उसके चेहरे पर भाव शून्य थे। इससे पहले कि जी मिंग कुछ कह पाता, जी शिनई अपने पिता के साथ इस नाटक में शामिल हो गया। पापा, कुछ मत कहो। दीदी, मैं इतने समय से विदेश में रह रही हूँ, और विदेश में लोग थोड़े ठंडे होते हैं, इसलिए दीदी का इस तरह व्यवहार करना सामान्य है। समय के साथ वह हमारी संस्कृति में ढल जाएगी, और वह आपसे सालों से नहीं मिली है, इसलिए उसे असहजता हो रही होगी। अपनी बातें पूरी करने के बाद वह जी मिंग की ओर मुड़ी। बहन, पापा की बातों को दिल पर मत लेना। उन्होंने जो कहा उसका मतलब वो नहीं था। वो बस इसलिए नाराज़ थे क्योंकि इतने लंबे समय बाद घर आने के बाद भी तुमने उनका हालचाल नहीं लिया। बस, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे और माँ को स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन बहन, शिनई को तुम्हारी याद आई। उसने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। यह वाकई एक दुर्लभ नज़ारा था। जब उसने लीवेई की तरफ मुड़कर अपनी मासूम मुस्कान दिखाई तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह ऐसे बोल रही थी मानो वे दोनों बहुत करीब हों, और वह तो वही है जिसे अपने बड़ों का अभिवादन करने का भी ढंग नहीं आता। मिंग ने उसकी बातों पर मजाक उड़ाया, अविश्वसनीय। उसका अभिनय जियाओली जैसा कैसे हो सकता है? मिंग का व्यवहार और शिनई का दयनीय और मासूम चेहरा देखकर जीरोंग भड़क गया। वह उसका रूखा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ऊपर से लीवेई भी कुछ नहीं बोल रही थी। वह उलझन में था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लीवेई आमतौर पर एक शांत स्वभाव की इंसान है। वह उसके रवैये से परेशान हो रहा होगा। उसे लगा कि उसकी योजना काम कर रही है। वह मिंग पर चिल्लाया, ये कैसा रवैया है? तुम्हारी बहन तुम्हारा पक्ष ले रही है और तुम बदतमीजों जैसा व्यवहार कर रहे हो। और मैंने सुना है कि तुम ऑफिस में अपनी बहन की इज्जत खराब कर रहे हो। तुमने कहा था कि उसने तुम्हारे पति को बहकाया। वह उस पर चिल्लाया। वह बहुत गुस्से में था और उसकी बेरुखी देखकर उसका संयम टूट गया। लिवेई बस किनारे से सारा तमाशा देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसका बच्चा सब संभाल लेगा, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब प्रोत्साहन देना था। शिनाई ने अपने पिता को बीच में टोकते हुए कहा, पिताजी, कुछ मत कहिए। बहन ने कुछ नहीं किया। यह मेरी गलती थी। मुझे लिवेई से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। बहन ने हमारे रिश्ते को गलत समझा होगा। इस विषय को और मत बढ़ाए। उसने ये सब सिर झुकाए हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिना आवाज़ किए रो रही थी। कोई भी उसे देखेगा तो यही सोचेगा कि वो कितनी दयनीय है जिसकी इतनी दुष्ट बहन है। जीमिंग ने उसके अभिनय का उपहास किया और आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं। फिर उसने जी शिनई की ओर देखा और विनम्रता से कहा, छोटी बहन, तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं इन सभी अफवाहों पर विश्वास नहीं करती?
फिर वह ज़ी रोंग की ओर मुड़ी। पिताजी, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है, लेकिन मैंने कभी भी शिनई पर लिवेई को बहकाने का आरोप नहीं लगाया। ये अफवाहें पहले से ही कार्यालय में फैल रही थीं और जब मैंने इसे सुना तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आया। मिंग के मुंह से पापा शब्द सुनकर ज़ी रोंग चौंक गया। अपनी माँ की मौत के बाद उसने उसे कभी पापा नहीं कहा था, लेकिन आज उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कह दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह रुकी और फिर बोली, क्योंकि लिवेई अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है और कोई भी अफवाह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी। और इसके अलावा ये शिनई को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसके जीजा को बहकाना एक बहुत ही घातक अफवाह है। इसलिए मैं कार्यालय में गई और सबके सामने उसके लिए इस अफवाह को साफ किया। मैंने उनसे उनकी समझ के लिए भी कहा और कुछ भी न मानने के लिए कहा, क्योंकि इससे शिनई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं उसे मेरे कार्यालय में तंग नहीं होने दे सकती। उसने ये सब बिना पलक झपकाए कहा। उसकी बातें सुनकर ज़ी रोंग हैरान रह गया, क्योंकि शिनई ने उसे ये सब नहीं समझाया था। दूसरी ओर शिनई का चेहरा काला पड़ रहा था। उसने हैरानी से मिंग की तरफ देखा। वह भी ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है जैसे हम करीब हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वह जो भी कह रही थी उसका खंडन नहीं कर सकती थी, क्योंकि लिवेई भी वहाँ था और वह किसी भी बात में हेराफेरी नहीं कर सकती थी। अध्याय 67। वह श्रीमती जिन हैं। उसकी बातें सुनकर सब अवाक रह गए, सिवाय लिवेई के। जब उसने उसे मेरा कार्यालय कहते सुना तो वह हैरान रह गया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके होंठ संतुष्टि से मुड़ गए। दूसरी ओर सभी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी पागल को घूर रहे हों। जब ज़ी रोंग ने उसे मेरा दफ्तर कहते सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बातचीत का मुख्य विषय भूल गया और उसे सिर्फ मेरा दफ्तर शब्द याद रहा। वह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने लिवेई की तरफ देखा, सोचा कि वह कुछ भी कहेगा और उसे डांटेगा कि उसने उसका इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह शांति से अपनी चाय पी रहा था जो उन्हें परोसी गई थी। वह वहाँ बेफिक्री से बैठा था, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। उसने सोचा, आज वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। शिनई और ज़ी रुक्सी की भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं थीं। अब उनका रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। यह ज़ी मिंग पहले तो नेक काम करने की कोशिश कर रही थी और अब अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रही है। ज़ी रोंग ने ज़ी मिंग का मजाक उड़ाया, हाँ, तुम्हारा ऑफिस, तुम वहाँ काम भी नहीं करती और अपने ऑफिस की बात कर रही हो। बस मुझे बताओ कि यह तुम्हारा ऑफिस कैसे हो गया। उसने उससे पूछा। उसके लहजे में मजाक साफ झलक रहा था। ज़ी मिंग ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई, पापा, लिवेई मेरे पति हैं और शादी में आपका और मेरा जैसा कुछ नहीं होता, हमारा होता है। मैं उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हूँ और कंपनी के 10% शेयर मेरे नाम पर हैं। उसने आत्मविश्वास से कहा। उसका आभामंडल बहुत डराने वाला था। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। मैंने अभी तक किसी भी शेयरधारक बैठक में भाग नहीं लिया है, क्योंकि लिवेई मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां मौजूद था। और अगर मैं उससे तलाक भी ले लेती हूं तो मुझे उसके शेयरों में से 50% शेयर मिलेंगे और इस तरह मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाऊंगी। ये कहते हुए उसने शिनई की ओर देखा। मिंग के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। शिनई का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं। दादाजी जिन ने मिंग को शादी के तोहफे में कंपनी के 10% शेयर दिए थे, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शेयर उसके किसी काम आएंगे। जब वह विदेश में थी तो उसने बिजनेस की पढ़ाई तो की थी, लेकिन वह सिर्फ अपने दादाजी की वजह से। उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और झाओ मिंग की वर्तमान ज़ी मिंग को हाल ही में जिन हवेली जाने पर इस बारे में पता चला। वहाँ उसने मदर जिन से बात की, जहाँ उसे शेयरों के बारे में पता चला। ये जानकर वह भी हैरान रह गई और ज़ी मिंग ने सोचा, ये सब बेकार था। वह लड़की सचमुच मूर्ख थी। लिवेई ने उसकी बातें सुनी तो उसका गला भर आया और वह हैरानी से उसे देखने लगा। उसने सोचा, बातचीत के बीच तलाक का जिक्र क्यों कर रही है। वह इससे खुश नहीं था। वह नहीं चाहता था कि वह तलाक के बारे में सोचे। तभी उसे याद आया कि उसने ही उसे तलाक के कागज़ दिए थे, तो उसने अपना अपराध छिपाने के लिए खांसकर कहा, दुनिया से तो छुप सकते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं। लिवेई के साथ भी यही हुआ। वह तलाक के बहाने उसे दोषी ठहराना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में तलाक का बीज बोने वाला वही था। ज़ी रोंग ने स्तब्ध भाव से उसे देखा और शिनई की तरफ देखा, फिर उसने अपनी नज़र मिंग पर घुमाई। तो यही तुम्हारी योजना थी। तलाक के बाद तुम जिन कॉर्पोरेशंस को अपने कब्जे में लेना चाहती थीं। सपनों में लिवेई के पास कुछ भी ना हो तो भी शिनई परिवार उसका साथ देगा। तुम बस उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ और अपने लिए कोई नया खिलौना ढूंढ लो। उसने उस पर व्यंग्य किया। उसने सोचा कि उसकी बातों से लिवेई भावुक हो जाएगा और शायद अपने विकल्प पर विचार करेगा। उसने सोचा, तो यही वजह थी कि लिवेई उसे तलाक नहीं दे रहा था। मुझे पता था। वह दबाव में था, लेकिन शिनई से शादी करने तक शिनई परिवार उसकी मदद करेगा। और जिन कॉर्पोरेशंस की बात करें तो ये जिनकी इकलौती कंपनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, लिवेई ने अपनी बाहें उठाईं और अपनी ठंडी और खतरनाक नज़रों से उसे घूरा। अब तक वह बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और उसे अनदेखा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि मिंग उन्हें संभाल लेगा। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने अपनी पत्नी का अपमान करने की। वह उसकी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। उसे किसी और औरत से बात करने का कोई हक नहीं है। अपनी प्यारी पत्नी को तो छोड़ ही दीजिए। वह बहुत गुस्से में था। मिंग को लग रहा था कि वो गुस्से में है और अगर उसे काबू में नहीं किया गया तो वो आज पूरे ज़ी परिवार को तबाह कर देगा। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह भी अनुभव करना चाहती थी कि किसी को थप्पड़ मारने जैसा क्या होता है।
इस दुनिया में आने के बाद उसने कई रोमांस और बदले की भावनाएं पढ़ी थीं और हर कहानी का कथानक एक जैसा था। एक बार उसने सोचा कि क्या ये कहानियां उसके जीवन पर आधारित हैं, और जब भी वह नायिका को खलनायक को थप्पड़ मारते देखती तो उसे एक अजीब सा गर्व महसूस होता। पिछले जन्म में तो वह एक पवित्र और आदर्श पत्नी की तरह रही, पर नाकाम रही। वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाई, तो फिर पवित्र और आदर्श लड़की बने रहने का क्या मतलब। वह तो एक ऐसी नायिका बनना चाहती थी जो हर खलनायक को मुंहतोड़ जवाब दे, खासकर जो अपने पति को रिझाने की हिम्मत करे, और वह भी स्वैग के साथ। ये सब सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराए। तभी उसे अचानक तापमान में गिरावट और ठंड का एहसास हुआ। उसे वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि लिवेई का मूड वाकई खराब था। यहाँ तक कि ज़ीरोंग भी उससे डर गया था, सोच रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर से आत्मविश्वास से भर गया, लेकिन फिर भी डरा हुआ था। मिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। लिवेई ने अचानक उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप फेंक दिया। चाय का कप जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। अभी तो सब डर के मारे कांप रहे थे। मिंग भी डर के मारे उछल पड़ी। वह उससे अस्पताल में मिली थी और उसे पता था कि वह कितना डरावना है, लेकिन अभी तो वह अस्पताल से भी ज्यादा डरावना है। अभी तो उसका बस चले तो वह ज़ीरोंग को अभी मार डाले। फिर वह ज़ीरोंग की ओर मुड़ा और दबंग लहजे में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की। वह तुम्हारी बेटी नहीं है, शिनई जैसी, जिससे तुम इस तरह बात कर सकते हो। वह जिन परिवार की भावी कुलमाता है, कोई भी उससे इस तरह बात नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे जी परिवार को खत्म कर सकता हूँ। वह उस पर चिल्लाया। वह बहुत गुस्से में था। वो कमीना उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है, वो भी मेरे सामने। फिर जब जी मिंग उसके साथ रहती थी तो उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया होगा। ये सोचकर उसका खून गुस्से से खौल उठा। अध्याय 68 मुझे कुछ डालो। जब शिनई ने लिवेई के शब्द सुने तो वह दंग रह गई। भले ही वह उस कुतिया की रक्षा कर रहा था, लेकिन वह कैसे कह सकता था कि ज़ीरोंग जी मिंग से शिनई की तरह बात नहीं कर सकता। क्या वह कह रहा था कि पिताजी मुझसे तो ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन मिंग से नहीं? क्या यही कहना चाह रहा था? वह सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे हमेशा लगता था कि लिवेई के दिल में उसकी एक खास जगह है, पर वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो उसकी तुलना उस कुतिया से कैसे कर सकता है? दूसरी ओर ज़ीरुक्सी की भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह प्रतिक्रिया देगा। पहले उसने कभी उनकी और जी मिंग की परवाह नहीं की। उन्होंने जी मिंग और उसके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। उनका निशाना जी मिंग ही थी, क्योंकि उसे आसानी से बरगलाया जा सकता था और शिनई उसके सामने अपना सफ़ेद फूल वाला कार्ड खेलेगी। लेकिन वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था? क्या उसे कुछ पता है? उसे अचानक एहसास हुआ। उसने जी मिंग और फिर शिनई की तरफ देखा। क्या जी मिंग को सब कुछ याद था? वह घबरा गई। वह जानती है कि जब जी मिंग जागी थी तो वह अपनी यादें भूल गई थी और अब उसे अपनी यादें मिल गई हैं, लेकिन उसे याद नहीं कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था जब वह पूल में गिरी थी। उसे दुर्घटना का दिन भी याद नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ज़रूर ज़्यादा सोच रही होंगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को शांत किया। वह तो बस ज़ीरोंग की बातों से भड़क गया था। आखिरकार वह औरतों की इज्जत करता है और उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा था। हाँ, यही होगा। लिवेई का खतरनाक रूप देखकर ज़ीरोंग दंग रह गया। वह बस उसे देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की। मिस्टर जिन, आपने मुझे गलत समझा। मैं अपनी बेटी का अपमान कैसे कर सकता था? मैं तो बस उसे लालची न बनने की शिक्षा दे रहा था, उसने सावधानी से कहा। फिर उसने मिंग की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। उसने अपने गुस्से को शब्दों के पीछे छिपाते हुए कहा। लिवेई ने उसे घूरा। वह उसे पीटने ही वाला था, लेकिन मिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लिवेई रुक जाओ। पापा का मतलब वो नहीं था जो उन्होंने कहा। ठीक है पापा। अपनी बात पूरी करते हुए वह ज़ीरोंग की ओर मुड़ी और उससे पूछा। ज़ीरोंग ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन उसे कोसा। फिर वह लिवेई की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। उसने अपना डर छिपाते हुए कहा और अजीब तरह से मुस्कुराया। लिवेई ने मिंग की तरफ देखा और उसे यकीन दिलाने के लिए उसकी तरफ आंख मार दी कि वो ठीक है। महल में ऐसी बातें सुनने की उसे आदत थी, अब वो इन बातों पर परेशान भी नहीं होती। और ज़ीरोंग ने महल में जो कुछ भी झेला था उसके मुकाबले में उसने कुछ भी नहीं कहा है। फिर लिवेई थोड़ा शांत हुआ। ज़ीरुक्सी ने बात बदलने का मौका ढूंढा। उसने मिंग से कहा, मिंग देर हो रही है, चलो अब खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बना लिए हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानती है कि सिर्फ मिंग ही हालात बदल सकता है, इसलिए उसे उस कुतिया से बात करनी ही होगी। मिंग उसकी चाल समझ गई और उसकी तरफ देखने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इस मुद्दे को और खींचा तो लिवेई आज इस जी परिवार को मार डालेगा। बेहतर होगा कि उसे और न उकसाया जाए। मिंग ने ज़ीरुक्सी को देखा और मन ही मन उपहास किया। मेरे पसंदीदा व्यंजन। क्या उसे पता भी है कि जी मिंग को क्या खाना पसंद है? फिर वह लिवेई की ओर मुड़ी। चलो डार्लिंग, खाना ठंडा हो रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पेट शब्द सुनकर वह भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर वे खाने की मेज पर जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए। शिनई लिवेई के सामने बैठी थी। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी क्योंकि वो उसके बगल में बैठी लड़की नहीं थी। उसे डार्लिंग कहना चाहिए था, पर इस कुतिया को सब कुछ क्यों मिल गया? नौकरों ने व्यंजन परोसे। सब पश्चिमी खाना था, क्योंकि शिनई जानती थी कि लिवेई को पश्चिमी खाना पसंद है, इसलिए उन्होंने पश्चिमी खाना तैयार किया था।
व्यंजन देखकर लिवेई ने मिंग की ओर देखा, क्योंकि कोमा से जागने के बाद उसे पश्चिमी व्यंजनों से ज़्यादा चीनी व्यंजन पसंद थे। जी मिंग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि वो उसके बारे में चिंतित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी खाना नहीं खा सकती। बस उसे चीनी खाना ज़्यादा पसंद था, और आधुनिक दुनिया में आने के बाद जब भी उसने पश्चिमी खाना खाया उसे बहुत पसंद आया। उसने बर्तनों को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। वो सब कुछ खा जाएगी। शिनई रेड वाइन लेकर आए और लिवेई को परोसी। जब उसने उसे वाइन पिलाई तो उसने उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराए। उसने कहा, मुझे पता है आज हमारे बीच कई गलतफहमियां हुई, लेकिन चलो सब कुछ भूलकर बहन के कोमा से जागने पर उसे टोस्ट करते हैं। ये कहते हुए उसने मिंग की तरफ देखा और उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। वह अपने पिता के बेवकूफ़ व्यवहार की वजह से अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी। लिवेई ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। उसने वही गिलास उठाया जो उसने डाला था और मिंग को दे दिया। मिंग भी उलझन में पड़ गई और उसे आंख मारते हुए बोली, तुम्हें भी पीना चाहिए। आखिरकार वो तुम्हारे लिए टोस्ट करना चाहती थी। मिंग की उलझन देखकर उसने ऐसा कहा। फिर उसने शिनई की तरफ देखा जो उसे अजीब सी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने उससे शराब की बोतल ली और मिंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी डालो, और उसे खाली गिलास दे दिया। मिंग ने उसकी तरफ देखा और फिर शिनई की तरफ जो असहज महसूस कर रही थी। मिंग ने हंसते हुए कहा, यह आदमी सचमुच जानता है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाता है। उसने उसके लिए वाइन डाली और उसके बाद सबने अपने गिलास वाइन से भर लिए। दिन शांति से चला। किसी ने बात नहीं की, क्योंकि जी परिवार लिवेई से डरता था और लिवेई और मिंग उनसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने बस जी भरकर खाया और खाने के बीच में एक दूसरे को खाना परोसकर और मीठी मीठी बातें करके पी दिए दिखाया। दूसरी ओर जी परिवार गुस्से से जल रहा था। उन्हें एक साथ खुश देखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जी परिवार ने कुछ नहीं खाया, खासकर शिनई ने, जबकि दूसरी ओर मिंग ने मेज़ पर रखा ज़्यादातर खाना खा लिया। उसका पेट भर गया था। वह रात के खाने से संतुष्ट थी। जब आप अपने दुश्मनों के हारे हुए चेहरे देखते हैं तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। खाने के अलावा उसने बहुत ज़्यादा पी भी ली थी। पहली बार उसने रेड वाइन पी थी। उसने जिन विला में पहले भी वाइट वाइन पी थी, लेकिन उसे रेड वाइन ज़्यादा पसंद थी। उसका मीठा खट्टा स्वाद उसकी स्वाद कलियों से मेल खा रहा था। उसने लगभग 4-5 गिलास ही पी लिए थे कि लिवेई ने उसे रोक दिया। वह और पीना चाहती थी, लेकिन उसने उससे गिलास छीन लिया। पिछले जन्म में उसने कभी शराब का स्वाद नहीं चखा था, क्योंकि औरतों का शराब पीना अनैतिक था। ऐसी चीज़ें सिर्फ पुरुषों के लिए ही थीं। पुराने ज़माने में औरतों को शराब परोसने का काम दिया जाता था, लेकिन पीना उनके लिए पाप के समान था। और शराब पीने वाली औरतें सिर्फ वेश्यालय में ही दिखाई देती हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ महिलाओं के लिए शराब पीना आम बात है। उसने सोचा कि आधुनिक दुनिया में महिलाएं ज़्यादा आज़ाद और स्वतंत्र हैं। वे अपनी पसंद चुन सकती हैं, काम कर सकती हैं और जो चाहे कर सकती हैं। उसने सोचा, समय के साथ समाज कैसे बदलता है, और वह इस बदलाव को अपनी आंखों से देखकर खुश थी। यह एक दुर्लभ अवसर था जो उसे मिला। उसने सोचा कि यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है कि उसे एक नई दुनिया में एक नया जीवन मिला। सच कहूँ तो वह महल और प्राचीन समाज के पाखंड से तंग आ चुकी थी। झाओ मिंग अपने ज़माने से ही खुले विचारों वाली थी और उसका पालन पोषण भी ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच समान व्यवहार होता था। लेकिन जब वह महल गई तो उसे एहसास हुआ कि वास्तविकता उससे अलग है जो उसने पहले सीखा था। अध्याय 69 क्षमा याचना। रात के खाने के बाद वे लिविंग रूम में जाने के लिए उठे। जब मिंग खड़ी हुई और चलने की कोशिश की तो उसके पैर कमज़ोर पड़ गए और वह लड़खड़ा गई, लेकिन लिवेई ने उसे थाम लिया। वह जानता था कि उसने शराब पी रखी है। उसके गाल लाल हो गए थे, आंखें एकाग्र नहीं थीं। उसने उसकी तरफ देखा। नशे में वह और भी खूबसूरत लगती है। उसने उसे प्यार से देखा। दूसरी तरफ शिनई उन्हें गुस्से से घूर रही थी। ये कुतिया उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। लिवेई ने उसे सहारा देकर लिविंग रूम में ले जाकर सोफे पर बिठाया। फिर उसने अपने ड्राइवर को बुलाया जो मिंग द्वारा तैयार किए गए उपहार लेकर आया। जब ड्राइवर उपहार लेकर आया तो शिनई और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि लिवेई ने उपहार तैयार किए हैं। वे खुश हुए। जी रुक्सी जल्दी से उनके पास गई और उन्हें धन्यवाद दिया। श्री जिन बहुत विचारशील हैं। वे हमारे लिए उपहार लाए हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें कार्यालय में शिनई की देखभाल करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन लिवेई ने उसकी कल्पनाओं को तोड़ते हुए कहा, ये वो उपहार हैं जो मिंग ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। वह इन्हें पहले देना चाहती थी, लेकिन उसे खुद उपहार देने का मौका नहीं मिला। चूंकि तुम मुझे बेऔलाद कहने लगे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अभी दे रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। जी रोन समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिए और लिवेई ने राजकुमारी की शैली में मिंग को अपनी बाहों में उठा लिया, क्योंकि वह नशे में थी। वह सोफे पर ऊँघ रही थी जब उसने उसे उठाया। जब उसे उठाया गया तो उसने आंखें खोलीं और उसकी गहरी निगाहों से मिली। उसने उसे भावुक निगाहों से देखा, लेकिन खुद पर काबू रखा, क्योंकि वह जी परिवार का सदस्य था। उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पर लपेट लिए। लिवेई उसकी प्रतिक्रिया से खुश हुआ। उसने उसे स्नेह भरी निगाहों से देखा। फिर उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और सो गई। लिवेई उसके व्यवहार पर हंस पड़ा। जब शिनई ने उसे उठाते हुए देखा तो वह गुस्से से भर गई। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। जी रोंग और रुक्सी ने भी उसे गहरी आंखों से देखा। लिवेई ने उनकी ओर मुड़कर सिर हिलाकर विदाई दी। जी रोंग भी विदाई देने के लिए आगे आया। शिनई उसके पास आए और बोली, लिवेई, मेरा मतलब है, मिस्टर जिन, बहन ने बहुत ज़्यादा पी ली है, कृपया उसका ध्यान रखना। वह अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होगी, इसलिए उसने शराब पी ली, कृपया उस पर गुस्सा मत करना।
उसने मुस्कुराते हुए और चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा। वह जानता है कि लीवेई को उसका पार्टी में जाकर शराब पीना पसंद नहीं है। उसने सोचा शायद वह नशे में होने की वजह से नाराज होगा। वह इस तरह व्यवहार करके कुछ पॉइंट्स हासिल करना चाहती थी, लेकिन लीवेई ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसे घूरते हुए कहा, जरूर मैं उसका ख्याल रखूंगा। वो मेरी पत्नी है और ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अगली बार से मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। उसने ठंडे स्वर में कहा और कुछ कदम चलकर रुक गया। शिनाई ने सोचा कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, शायद माफी मांगना चाहता है। उसे ये उम्मीद की एक किरण लगी। वो उसके पास गई, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, और हाँ, एक माफीनामा लिखो और कल मानव संसाधन विभाग को दे दो। शिनाई उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, आप मेरी अनुमति के बिना सीईओ के कार्यालय में गए और मेरे करीबी होने का दिखावा भी किया। आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मेरे सचिव को कार्यालय में प्रवेश करने दिया और अफवाहों को हवा दी और श्रीमती जिन की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या ये पर्याप्त कारण है? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। जब शिनाई ने यह सुना तो वह दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उससे सिर्फ इसी बात के लिए माफीनामा लिखवाएगा। लेकिन साहब, उसने उसकी बात काटते हुए कहा, माफीनामा लिखो या इस्तीफा, तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए वह अपनी कार की ओर बढ़ा। ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसने नशे में धुत मिंग को कार में बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया, उसके शरीर को सहारा देते हुए। जी रोंग उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह चला गया। उसने शिनाई को वहीं रोता हुआ छोड़ दिया। जब शिनाई ने अपने सामने से कार को जाते देखा तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिवेई ऐसा कहेगा। अगर उसने मानव संसाधन विभाग को माफीनामा दे दिया तो पूरे ऑफिस में खबर फैल जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। वह ऑफिस में कैसे टिक पाएगी? वह इस्तीफा दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो लिवेई के करीब आने के सारे मौके खो देगी। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा, मिंग, तुम जरा रुको, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। ये कहते हुए वह उठकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। जी रोंग और रुक्सी ने अपनी बेटी की हालत देखी। उनका दिल दुख गया। उन्हें मिंग पर बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह से लीवेई ने उनकी बेटी का अपमान किया। जी रोंग ने मुक्का मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वह उस कुतिया को खुश नहीं रहने दे सकता जब उसकी राजकुमारी इस तरह रो रही हो। डॉट 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 डॉट। कार में मिंग सो रही थी। उसका सिर लिवेई के कंधे पर था। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसे स्थिर रखने के लिए सहारा दे रहा था। उसका चेहरा लाल था और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने उसकी तरफ देखा। वह नशे में और भी आकर्षक लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उसे और बार बार शराब पिलानी चाहिए। इसी तरह मैं उसकी नशे की हालत देख पाऊंगा। वह हंसा, लेकिन 1 मिनट बाद उसने भौहें चढ़ाईं। लेकिन मैं उसे किसी दूसरे आदमी के सामने शराब पिला नहीं सकता, वरना वे उसकी प्यारी और मनमोहक हालत देख लेंगे। ये सोचकर वह क्रोधित हो गया। मैं उसे मेरे अलावा किसी और के सामने शराब पीने से रोक दूंगा। इस बिंदु पर उसने अपने विचार से सहमति में सिर हिलाया। इस समय मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी नशे में थी। वह सीधी होकर बैठ गई। लीवेई ने उसकी तरफ देखा। वह हंसा और उसके बिखरे बालों को सहलाया। उसने उसकी तरफ देखा। उसके स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसका सुंदर चेहरा अभी और भी सुंदर लग रहा था। कार की रोशनी धीमी थी और बाहर पीली स्ट्रीट लाइट की वजह से उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। इससे उसके पहले से ही सुंदर चेहरे में एक अलग ही आकर्षण आ गया था। उसने उसकी तरफ देखा और अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसने आंखें मलीं। उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया। उसने साफ देखने की कोशिश की, क्योंकि रोशनी कम थी और वह अभी जागी भी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। लीवेई ने प्रतिक्रियाएं देखी। वह उलझन में था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? मिंग ने उसकी तरफ देखा और पुकारा, जी। उसने आंखें भरकर उसे देखा। उसे भ्रम हो रहा था। वह लिवेई में जी चेंग को देख रही थी। उसने जरूर शराब पी रखी होगी। वह अपने विचार पर मुस्कुराए। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, ये देखने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। लीवेई दंग रह गया जब उसने उसे जी कहकर पुकारा, लेकिन उसे लगा कि वह उसे जिन के छोटे नाम से पुकार रही है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह उसे क्या कहती है। बस वही है। उसने गौर से उसकी तरफ देखा। वह उसकी आंखों में प्यार देख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने उसकी यह कमज़ोर हालत सिर्फ तब देखी थी जब वह सो रही थी और उसे कोई बुरा सपना आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और उसे छूने दिया। वह बस प्यार भरी आंखों से उसे देखता रहा। अध्याय 70। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि यह तुम हो। मिंग ने उसकी तरफ देखा तो उसे वो जी चेंग जैसा लगा। वो हैरान रह गई। वो यहाँ कैसे आ सकता है? मैंने तो उसे महल में ही छोड़ दिया था। ये सोचते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे लगा कि वो इतनी नशे में है कि उसे कोई भ्रम नहीं हो रहा। तो नशे में होने का एहसास ऐसा ही होता है, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसने अचानक उसकी तरफ देखा। वह इस पल को बर्बाद नहीं करना चाहती, चाहे ये भ्रम ही क्यों न हो। उसे उसकी आंखों में प्यार कभी देखने को नहीं मिलता, और जब उसने उसकी आंखों में वो प्यार देखा तो उसे वहां से जाना पड़ा। लेकिन उसके सामने खड़ा यह आदमी लीवेई है, जी चेंग नहीं। वह असमंजस में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक पल के लिए उसके मन में एक बेतुका सा ख्याल आया, क्या वह भी मेरी तरह यहाँ आया है? पर फिर अचानक उसने उस ख्याल को झटक दिया। अगर वह आया होगा तो फिर वह कौन है जिसे उसने महल में देखा था? ये तो बस मेरी कल्पना है। लेकिन अपनी समझदारी को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया। उसने उसे पुकारा, जी। वह जानना चाहती थी कि क्या ये सपना है या नहीं। उसने प्यार भरी आंखों से उसे देखा।
उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह रोई नहीं। जब लिवेई ने उसके मुंह से जी सुना तो उसने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं, लेकिन उसका खंडन नहीं किया और उसे छूने दिया। जवाब में हम कहा। तभी अचानक जी चेंग का चेहरा गायब हो गया और वह लिवेई को फिर से देख पाए। ऐसा होते ही उसका दिल अचानक बैठ गया। वह रोई नहीं, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि अब वह जाओ मिंग नहीं रही जिसने जी चेंग को जिंदगी भर प्यार किया है। अब वह जी मिंग है और उसके लिए अब भी उस व्यक्ति के लिए भावनाएं रखना सही नहीं है, क्योंकि यह लिवेई के लिए उचित नहीं होगा। उसने लिवेई की तरफ देखा, उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, उसका चेहरा थमा और उसे अपने पास खींचा। फिर धीरे धीरे कोमलता से उसके होंठ उसके होंठों से छू गए। चुंबन कोमल था और उसमें अपराध बोध और प्रेम भरा था। जब मिंग ने उसे चूमा तो उसे पता था कि वो लिवेई है और इसीलिए उसने ऐसा किया। उसे चूमते ही उसने मन ही मन खुद से वादा किया, शायद मैं उसे पूरी तरह न भूल पाऊं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए तरसते हुए बिताई है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे तुम में देखती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि वो तुम ही हो, और शायद मैं उसे न भूलूं, लेकिन मैं उससे अब और प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा एक होना तय नहीं था। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम ही हो, उसने चुंबन के बीच जोर से कहा। उसकी आंखें कोमल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अचंभे में हो। जब उसने उसे चूमने के लिए खींचा तो उसकी अचानक हरकत ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने उसका अनुसरण किया। उसने उसे धीरे और प्यार से चूमा। हालांकि यह चुंबन उसके लिए यातना जैसा था, लेकिन उसने आगे बढ़कर उसे चूमने नहीं दिया, क्योंकि वह सिर्फ अपनी ज़रूरतों के कारण इस खूबसूरत पल को तोड़ना नहीं चाहता था। वह उसे पूरी तरह से निगल जाने दे सकता है। उसने बस उसकी बात मानी और एक हाथ से उसके सिर को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर उसने उसे अपनी ओर खींचा भी। उनके बीच की दूरी बहुत कम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जब उसने कहा मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम हो, तो वह दंग रह गया और साथ ही खुश भी हुआ। पहली बार उसने अपनी भावनाएं इस तरह जाहिर की थीं। उसका दिल उसके लिए खुल रहा था। वह खुश था। उसकी बातें सुनते ही उसने उसे अपने पास खींच लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसकी पोशाक उखड़ी हुई थी और अब वह उसकी गोद में बैठी थी। उसने उसकी टांगें अपनी टांगों के बीच जकड़ लीं। ये स्थिति थोड़ी असहज थी। वे कार में थे, कार में एक और व्यक्ति भी था, लेकिन इस समय उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब ड्राइवर ने पीछे से ये दृश्य देखा तो वह लगभग सामने वाली कार से टकरा गया। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन गालियां दी। फिर उसने उनके बीच का विभाजन गिरा दिया। उसने सोचा, क्या ये लोग घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते? अगर मैं ड्राइवर भी हूं तो भी मैं तो मर्द ही हूं। ये लोग गाड़ी में कैसे स्टार्ट हो सकते हैं? आह, कितनी निराशा होती है। दूसरी ओर किसी की कुंठा से बेखबर दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थे। मिंग ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। अब वह कोमल चुंबन एक जोशीले चुंबन में बदल गया था। दोनों ने ड्रिंक्स ली थी, हालांकि मिंग ने और भी ज्यादा। लेकिन उस चुंबन में शराब की मीठी खुशबू थी और उसके परफ्यूम की खुशबू उसे पागल कर रही थी। उसका छोटा भाई बेचैन हो रहा था और वह जाग रहा था। ये लड़की उसे पागल कर रही थी। वह उसे वहीं ले जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उसके साथ पहली मुलाकात को खास बनाना चाहता है। वे कार में और आगे कोई और हो, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वह उसे लगभग भूल ही गया था। लिवेई ने उसे सांस लेने देने के लिए चुंबन तोड़ा। उसकी सांस फूल रही थी। जब वे अलग हुए तो वह हाँफने लगी और ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांस भी तेज चल रही थी, लेकिन उसे देखकर उसे बेचैनी हो रही थी। हाँफते हुए उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह उसकी गोद में बैठी हुई थी और ऊपर से ड्रेस के अंदर से उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि एयर कंडीशनर चालू था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से उसकी गर्दन और फिर क्लीवेज में टपक रही थीं। इससे वह पागल हो गया। उसने उसे भूखी निगाहों से देखा। उसके लिए पहले से ही खुद पर काबू पाना मुश्किल था और यह औरत उसे पागल बना रही थी। उसने उसे फिर से अपनी ओर खींचकर एक जोशपूर्ण चुंबन लिया। हालांकि वह उसकी हरकत से हैरान थी, फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उसने उसके होंठों को चूमा, उन्हें चूसा, फिर अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर उसके मुंह के हर हिस्से को टटोला। उसने उसकी जीभ को अपनी जीभ से जकड़ लिया, उसे चूसा, अपनी जीभ से उसकी जीभ को काटा, उसे पागल कर दिया, उसके शरीर में अज्ञात संवेदनाएं भेज दीं। वो कराह उठी। उसे नहीं पता कि ये कैसा एहसास है, लेकिन वो इस एहसास से नफरत नहीं कर सकती। ये आदमी उसे सचमुच पागल कर रहा है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।